अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स। आप सेंटर, आपका टर्न हो गया। हाँ नहीं बर हो गया। गवर्नमेंट ग्रांट, गवर्नमेंट से ग्रांट लेते रहो। हाँ, AS 18 रिलेटेड पार्टी। ठीक है, आगे हो गया लीज। कोई 21, 23, 27 में बोलते जा रहा हूँ। हाँ, नाम ही याद नहीं आ रहा है इसको। कार्टून रीड करो जरा, निकालो बुक उधर 23, 27 निकालो बुक, निकाल के चेक करो अभी। 23, 23 मिला। 23 क्या लिखा? अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स इन एसोसिएट्स। पहला एसोसिएट का है, बाद में जॉइंट वेंचर का है। सुन रहे हैं? नहीं, आई लास्ट नाउ, बी रेडी नाउ। कभी भी अगला लेक्चर में भी पूछेगा मैं, अगला लेक्चर में भी पूछेगा मैं, एंड शायद मैं नोटबुक में लिखने को भी बोलेगा, और वो टेस्ट का मार्क्स पेरेंट के ग्रुप में भी भेजेगा। देखो भाई, नंबर और नाम भी नहीं लिख रहे हैं, कंटेंट तो दूर का बात है। ठीक है, चलो फाइन, एनीवे, हाँ लेट्स स्टार्ट। हाँ हो गया खत्म, हाँ नाउ यू कैन रिलैक्स। सुनिए, AS 15 एम्प्लॉय बेनिफिट्स, या लिसन, ओके। हाँ, AS 15 employee benefits. Now, this AS was also not part of the previous inter syllabus, because this was again done at the CA final level, because there are some concepts which involves understanding of how an actuarial scientist works. तो actuarials जो काम करते हैं वो कैलकुलेशन यहाँ पर इन्वॉल्व है। तो इंस्टीट्यूट ने क्या कर दिया, सिंस ये one of those AS which has been transferred from CA final of late, मैंने बोला था तीन चीज ट्रांसफर हुआ है करके। कौन सा तीन चीज ट्रांसफर हुआ बोला था मैंने? इम्पेयरमेंट बोला था मैंने, एम्प्लॉय बेनिफिट, इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट, ये तीनों ट्रांसफर हुआ है वहां से। मतलब ये जब सिलेबस अपडेट हुआ, बिकॉज दीज थिंग्स वी यूज्ड टू डू एट द CA फाइनल लेवल ओनली। द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस इज, इसके क्वेश्चंस बहुत लिमिटेड है, कॉन्सेप्ट वास्ट है बट क्वेश्चंस लिमिटेड है। उतना 4 क्वेश्चन करना है बस, 4 क्वेश्चन में से पूछता है। जैसे आपने देखा इम्पेयरमेंट में 4 ही क्वेश्चन था। क्या नहीं हो, आप मेमोरी कितना काम, थोड़ा बहुत आने के पहले, जैसे यहाँ से जाते वक्त डिलीट करते हैं, आने के पहले डिलीट करते। नहीं नहीं, चलो लेट मी रिमेम्बर, डिलीट ऑल नेटफ्लिक्स एंड ऑल एंड गॉसिप, सेल्फ बीटिंग गॉसिप्स, डिलीट करके आई है। चलो सुनिए, now why do we require a separate accounting standard on employee benefits? Why a separate accounting standard is required? Because जब तक ये AS नहीं बना था तब तक accounting of certain benefits was done wrongly. Was done wrongly मतलब, like एम्प्लॉय को ग्रेचुटी दिया हमने, क्या दिया हमने? ग्रेचुटी मतलब हम, वो रिटायर हो रहा है या कंपनी से रिजाइन करके जा रहा है आफ्टर सम स्पेसिफाइड नंबर ऑफ इयर्स, तो रिटायर होके जा रहा है 25 साल के बाद या 40 साल के बाद, वो कंपनी ज्वाइन किया 20 साल का उम्र में,
और एक ही कंपनी में काम किया 40 साल, कंपनी बोलता भाई तू अपना पूरा यंगस्टर यूथ जवानी अपने इधर आपने निकाल दिया, आपने हमारे लिए बहुत काम किया, वी मेड लॉट ऑफ प्रॉफिट्स, वी मेड लॉट ऑफ मनी बिकॉज ऑफ यू, तो वी आर सुपर सुपर थैंकफुल टू यू। तो हमारे तरफ से 10 लाख रुपया या हर साल का, समझो ना, हर साल का लाख रुपया दिया तो 40 साल काम किया 40 लाख रुपया हम आपको ग्रेचुटी दे रहे हैं। ग्रेचुटी मतलब एक तरह का ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं। अब सुन लेना ये केयरफुली, मैं एग्जांपल क्यों दे। तो पहले क्या होता था, एएस के पहले, एएस 15 के पहले या इंडेस 19 के पहले, करस्पॉन्डिंग इंडेस इज इंडेस 19, 19 तो क्या होता था एएस 15 के पहले कंपनीज क्या करती थी कि वो रिटायर हुआ 40 साल के बाद, तो 40 साल के बाद रिटायर हुआ, तो जब रिटायर हुआ और उसको 40 लाख रुपया दिया तो कंपनी तभी एंट्री पास करता था। क्या एंट्री पास करता था? ग्रेचुटी टू कैश, कैश बैक, एंड पूरा ग्रेचुटी पीएनएल में आ जाता था 40 लाख रुपया। क्या फर्क पड़ा उससे? टाइम है, हाँ, प्रॉफिट कम हो गया, टैक्स कम भरा, सुन लिया मैंने, ईपीएस कम हो गया, सब सुन लिया मैंने। और कुछ बोलिए, आई वॉन्ट टू हियर मोर कोर अकाउंटिंग, कोर अकाउंटिंग के बारे में कुछ सुनना है मुझे। इट इज अ केस ऑफ आपका, क्या बोलते हैं, नॉट फॉलोइंग मैचिंग कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट का वॉयलेशन है। क्यों मैचिंग कॉन्सेप्ट का वॉयलेशन है? क्योंकि ये जो 40 लाख दिया वो क्या लास्ट ईयर का सर्विस के लिए दिया मैंने? कितने साल के सर्विस का दिया? 40 साल। आई एम पेइंग फॉर द एफर्ट he has put in over the last 40 years, and you are punishing which PNL? The 40th year PNL। बेचारा 40th year PNL को झापड़ लग रहा है for some service which was provided 40 years। वो जो जवानी से काम किया और मुझे फायदा हुआ वो तो 40 साल में हुआ मुझे। वो 40 साल का सेल्स बढ़ गया रहेगा, 40 साल का प्रोडक्शन बढ़ गया रहेगा, 40 साल मैंने एंजॉय किया एज अ ओनर, बट दैट इज ओवर 40 साल, नॉट 1 year। The PNL was getting hit by the 40th year। नहीं समझ में आया? हाँ, तो आपके जैसे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग हैं वैसे किसी को लगा अरे मिसमैच है भाई, मैचिंग कॉन्सेप्ट नहीं हो रहा, किसी को तो लगा मैचिंग कॉन्सेप्ट नहीं हो रहा है, इसलिए एएस पैदा किया। दिस एएस enables us record gratuity in the accountancy over 40 years। This is just one example of a correction which is done in the way the accounts were presented। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? तो इसलिए क्रिटिकल एएस है ये, क्रिटिकल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इसलिए इसका समझ भी थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो इसके वजह से ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लेटर पार्ट ऑफ द एकेडमिक लाइफ में डिस्कस कर। आपको बैकग्राउंड मिला कि नहीं मिला? दिस इज अ बैकग्राउंड टू दिस एएस। नहीं तो बहुत जन को लगा क्या यार एम्प्लॉय बेनिफिट क्या, ये तो मैं बचपन में 11वीं में ही जर्नल एंट्री पास करता था। एम्प्लॉय बेनिफिट क्या दिया? पगार दिया, सैलरी, सैलरी का तो जर्नल एंट्री मेरे को आता है, सैलरी टू बैंक, सीधा सैलरी पीएनएल, खत्म हो गया एएस। इट्स नॉट दैट वे। देयर आर सर्टेन क्रिटिकलिटीज तो उतना आसानी से अकाउंटिंग नहीं होता है, एएस का हेल्प लेना पड़ता है। वन एग्जाम्पल इज व्हाट आई स्पोक जस्ट नाउ
अबाउट ग्रेचुटी. पैरिटी आया, समझ में आया कि नहीं आया? ओके, दिस इज द बैकग्राउंड. नाउ लेट्स कम टू एग्जाम्पल्स. भाई अकाउंट एम्प्लॉय बेनिफिट का क्या एग्जाम्पल्स है? व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट? इसके अंदर कौन है भाई? हाँ, सैलरी, वेजेस, वो तो बोल दिया मैंने. हाँ, नया बोलो. हाँ, पेंशन है. ग्रेचुटी भी मैं बोला, वही बोलने का है. प्रोविडेंट फंड आ गया. लीव ट्रैवल अलाउंस आ गया. लीव ट्रैवल अलाउंस बराबर है. हाँ, वीआरएस आ गया, वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम. ये तो अभी सुना था ना लास्ट. कौन सा एज में सुना हमने? 20 में ही सुना. सम था ना वीआरएस के साथ. दैट्स नथिंग बट एम्प्लॉय बेनिफिट. तो वीआरएस आ गया, बराबर है. और क्या? हाउस रेंट आ गया. और हाँ, ईएसआई आ गया. एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम आ गया. और हाँ, कुछ सुना ही नहीं दे रहा है मेरे को. परक्विजिट्स आ गया. गाड़ी दिया मैंने, मैंने उसको गाड़ी दिया, ड्राइवर दिया, क्लब का मेंबरशिप फीस दिया. पॉसिबल. हाँ, डियरनेस अलावेंस दिया. ठीक है, टॉकआउट खत्म. तो जो भी आपने बोला, दोज आर नथिंग बट व्हाट? एम्प्लॉय बेनिफिट. इट कैन इवन इंक्लूड समथिंग कॉल्ड एज टर्मिनेशन बेनिफिट्स. व्हाट इज मीनिंग ऑफ टर्मिनेशन बेनिफिट? निकाल दिया हमने उसको, आपने नौकरी से निकाल दिया. अब उसमें क्या हो जाता है? आप बोले ऐसा नौकरी से निकाल दिया, काय को पैसा देगा? वो वर्कर एंड छोटा क्लास ऑफ वर्कर लोग के लिए ठीक है. बट जो कंपनी के सीईओज रहते हैं, वो लोग जब भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कंपनी ज्वाइन करते हैं, तो उनका एग्रीमेंट में ही रहता है कि आपने मुझे निकाल दिया तो इतना कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा. आपने मुझे निकाल दिया मेरे टर्म के पहले, तो आपको इतना कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा. ऐसा रहता ही है एट द वेरी टॉप एंड ऑफ द कंपनी. दैट इज कॉल्ड टर्मिनेशन बेनिफिट. इवन दैट हैज टू बी अकाउंटेड फॉर. कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं आपको? तो इट विल कवर दीज थिंग्स. पेड हॉलीडेज. डू यू हैव पेड हॉलीडेज? यस, रहता है ना. आपके पेरेंट्स अगर कॉर्पोरेट में है तो पेड हॉलीडेज में रहता है ना. मेडिकल लीव, सिक लीव, प्रिविलेज लीव. मेडिकल लीव, सिक लीव, प्रिविलेज लीव, कैजुअल लीव, ये सब बेनिफिट है. ये पेड हॉलीडेज है. मतलब दे विल स्टे एट होम बट दे विल गेट पेड फॉर. उसका अकाउंटिंग कैसे करना है? इस तरह के हर एक चीज ये स्टैंडर्ड में डिस्कस कि क्या क्या एम्प्लॉय बेनिफिट्स है, और उनका मेनली अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करना. मेन फोकस इज ऑन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट. जो नॉर्मल अकाउंटेंसी में आप करने जाओगे तो तकलीफ हो जाता, क्योंकि सबका फिर अलग अलग तरीका है. तो बोलता नहीं नहीं, ग्रेचुटी 40 साल का मैं बताएगा कैसा करना है. दे हैव क्रिएटेड अ मेथड हाउ टू कैलकुलेट द ग्रेचुटी एंड प्रेजेंट इट एवरी ईयर. आई होप यू गॉट द स्कोप ऑफ द स्टैंडर्ड. एक बार हम रीड करेंगे भाई किया क्या है लोग ने. तो यहां पर इन दिस क्या क्या लिखा है देखो. कवरेज. क्या कवरेज है यहां पर? इसका मीनिंग चाहिए मुझे, एग्जाम्पल भी चाहिए. एम्प्लॉय बेनिफिट इंक्लूड benefit provided to employees and their dependents, spouses, children, and others in cash or in kind. Okay? क्या प्रॉब्लम? ES 15 ने ऐसा नहीं बोला यू शुड हैव स्पाउसेस.
बोल रहे यू पे टू स्पाउसेस. You see something interesting and beneficial to you. अपने को एकदम beneficial वाला चीज है. AS15 is not talking you should have spouse or spouses. It says you pay to these people. Got my point? Okay. Fine. Yeah, listen. मतलब वो लोग बोल रहे हैं कि वो आपने एम्प्लॉय को दिया वो भी चलेगा या उसका फैमिली मेंबर जो डिपेंडेंट है उसको दिया तो भी चलेगा. Which benefit is given to the spouse, their children and others? Huh? Insurance, medical benefits, educational fees, yeah, maybe you are giving them some free flight tickets, club membership fees, club fees. इसलिए क्या लिखा है? In cash or in? You can give it in cash or admission to a particular school or a college, sponsorship for higher education. All those is nothing but employee. Next, क्या लिखा है? Payment can be made directly to the employees or their dependents or to any other party. एक. Directly to employees का example क्या है? Salary दिया, pension दिया, medical benefit दिया, उसको मिल रहा है directly. और their dependent को क्या मिल सकता है? मेडिकल बेनिफिट हो गया. या वो पर्सन का डेथ हो गया तो उसका वाइफ को पेंशन मिल रहा है डिपेंडेंट. या बच्चों का स्कूल फीस मिल गया या कोई क्लब का मेंबरशिप फीस उनको. और एनी अदर पार्टी. कैन इट बी टू द एनी अदर थर्ड पार्टी? यस. आपका कंपनी का नाम है टीसीएस. टीसीएस बोलता है मैं इंश्योरेंस बेनिफिट दूंगा बट इंश्योरेंस मांगने को मेरे पास मत आना. मैंने प्रीमियम भर दिया. किसके पास? LIC के पास तेरा प्रीमियम भरा है. तो अगर ये पॉलिसी लैप्स होता है तो तेरे को पैसा किससे मांगना है? LIC से. मेरे पास मत आना. अरे कॉन्सेप्ट समझा क्या? इसलिए लिखा है टू द थर्ड पार्टी. तो नॉट नेसेसरी आपको दे रहे हैं, आपको नहीं दे रहे, किसी और को दिया बट बेनिफिट आप एंजॉय कर सकते. गॉट द पॉइंट? तो कंपनी से या लाइक मेडिक्लेम है तो कंपनी ने क्या किया? ICICI के पास गया और बोला ये मेरा जो एम्प्लॉइज है उनको मेडिक्लेम का फैसिलिटी दे दो. मेडिक्लेम का फैसिलिटी मतलब ये लोग जब भी बीमार होएगा हॉस्पिटल में एडमिट होगा तो उनसे पैसा मत लेना. 5 लाख तक नहीं लेने का, कैशलेस. पॉलिसी बोला है देखो ICICI में मैंने प्रीमियम भरा है तो उसका परिवार में से कोई भी एडमिट हो गया तो लोग हॉस्पिटल में है तो दे विल नॉट कॉल TCS, दे विल कॉल हुम? ICICI. वो फॉर्मेलिटी आपको करना है. ICICI बोला तो कहाँ प्रीमियम भरा? बोला मैंने भरा है, मेरा TCS ने. दैट इज द मीनिंग ऑफ पेमेंट टू थर्ड पार्टी. आर वी क्लियर ऑन इट? ये कॉन्सेप्ट समझा क्या आपको? दैट इज द मीनिंग. डन. तो दो चीजें. एक, बेनिफिट need not mean only benefit to the employee, it can be even benefit to the parivar. Benefit to the employee and the parivar is employee benefit, and the benefit need not be payment to the employee directly, it can be payment to the employee or his parivar or to any other third party which is going to provide benefit to the employee or the parivar. तो क्लैरिटी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसमें काफी कुछ पहला बेसिक सीखना पड़ेगा तो ही क्वेश्चन आएगा. जैसे हमने इंपायरमेंट में बहुत चीज सीखा फिर हमको क्वेश्चन करने में बहुत आसान हो गया.
फटाफट हो गए, इवन तो टेक्निकल नाम बहुत सारे थे। वैसे ही होगा इधर भी। क्लैरिटी, आगे बढ़े। नाउ क्वेश्चन इज हु इज एम्प्लॉय, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय म्हणजे काय, बोलते AS15 बोलते एम्प्लॉय का मतलब क्या, बोलते बेनिफिट का तो मीनिंग समझ गया। बेनिफिट कैश में हो सकता है, काइंड में हो सकता है, एम्प्लॉय को हो सकता है, उसका परिवार वाले को हो सकता है, या पेमेंट उसका उसको हो सकता है, उसका परिवार को हो सकता है, थर्ड पार्टी को हो सकता है। अब एम्प्लॉय का मतलब क्या है, who is included in the definition of employee, that is what is the next point of clarification। बोलिए। AS15 says मेरे डेफिनेशन में नॉट लाइक इनकम टैक्स, बोले सिंपल है, यहां पर एम्प्लॉय मतलब जो भी सर्विसेज रेंडर कर रहा है कंपनी को सर्विस रेंडर कर रहा है, सफिशिएंट, उसका कॉन्ट्रैक्ट हो या न हो, मतलब फॉर्मल है कि फॉर्मल नहीं है, वो उस कंपनी का वर्कर है, प्यून है, ऑफिस बॉय हो या डायरेक्टर हो, या उस कंपनी में वो कैजुअल लेबर है कि टेम्पररी लेबर है कि परमानेंट लेबर है, मेरे डेफिनेशन में सारे लोग आ गए जो भी कंपनी को सर्विस रेंडर कर। तो बोला मैं नहीं पूछेगा कॉन्ट्रैक्ट है, मैं नहीं पूछेगा वो परमानेंट है, टेम्पररी है, कैजुअल लेबर है, क्या फर्क है परमानेंट एम्प्लॉय, टेम्पररी एम्प्लॉय एंड कैजुअल लेबर। हाँ, यू कैन आस्क योर पार्टनर, तो टाइम हो गया ना। तीनों का डेफिनेशन मीनिंग चाहिए, ऑन करना ऑफ करना, बोलिए। भी तो आया। हाँ बोलिए, एनीबडी। यस, एनीवन। तीनों का डिफरेंस बता दीजिए, परमानेंट, टेम्पररी, कैजुअल। हो गया अभी, क्या इतना क्या शौक से बात करते जा रहे हैं, जैसे मिला ही नहीं 5 जन्म से। हाँ बोलिए। अभी से मेरे ख्याल से टाइम नहीं देना चाहिए, बिकॉज कुछ फायदा नहीं हो रहा है, वैसे भी आप कुछ आंसर नहीं कर रहे हैं। पहला कम से कम आंसर तो करते थे, अब आपके लिए वो ऐसा एकदम ऑफिशियल ब्रेक हो गया, चलो अच्छा हो गया, बोल बोल, ऐसा 2-3 मिनट में ऐसा हाफ एन आवर लेक्चर हो गया, तो मेरे को मिस किया कि नहीं किया। अच्छा बेटा क्या। हाँ बोलो। फिर फायदा क्या आपको टाइम देने का, आप ऐसे भी जवाब नहीं दे रहे हैं। तीनों का डिफरेंस, एक का तो बोलो। हाँ ये बोल रहा है सर, मैं ही बोलता हूँ। बोलता टेम्पररी मतलब रोज चेंज हो सकता है, कंस्ट्रक्शन वर्कर का एग्जांपल बोल रहे। ओके, एनीबॉडी और क्या। हाँ, क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, वो लोग क्या है, वो लोग टेम्पररी है, इसका कॉन्ट्रैक्ट है वो टेम्पररी है, 1-2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। ओके,
यस एनीबडी? और क्या? बहुत शॉर्टेज हो गया, आप लोग धीरे धीरे ऐसा एकदम लेजी होते जा रहे हैं, एटलीस्ट एट द मेंटल लेवल. एनीवे फाइन. डिफरेंस between permanent, temporary and casual. Permanent means they have a proper appointment letter from the company. They have a proper appointment letter from the company with all the terms and conditions specified in that. There is no term in that कि इतना ही साल तू काम करेगा, ऐसा नहीं बोल. There is no term of employment. The term of employment बोलता up to retirement. तो जो भी रिटायरमेंट एज रहेगा तब तक आप काम कर सकते, provided of course you are sound and you are working and you are efficient. All those conditions are there. ऐसे नहीं कि आप इनएफिशिएंट है बोलेगा मेरे को बोला था आप ऐसा रिटायर होने तक रखेगा. एफिशिएंसी इज अ पार्ट ऑफ इट. क्या एकदम नॉर्मल एंड क्या बोलते हैं प्रॉपर माइंड में रहेगा, सैनिटी रहेगा आपके पास. तो important part, there's a proper appointment with the company in a formal way. You are in the employee register of the company. Temporary मतलब क्या? Here the term is fixed. You say you are there for 6 months. The contract is for 1 year. जैसा स्टेट बैंक बोलता है, देखो अभी मार्च खत्म हो गया है तो हमको काफी सारा रिकंसिलेशंस करना है, डॉक्यूमेंटेशंस पूरा करना है. तो जो भी कॉलेजेस है उनको पास जाता है, बोलता है वेकेशन है ना, 2 महीने का हम ट्रेनिंग प्रोग्राम रखते हैं, 2 महीना आप वहाँ जाओगे, 2 महीना काम करके आओ. तो लोग उसमें क्या सिखाएंगे, जो भी बेसिक चीज़ें हैं वो सिखाएंगे भी, आपसे काम भी करवाएंगे और आपको पैसा भी देंगे. 2 महीने के लिए शॉर्ट टर्म हो गया, टेम्पररी वर्कर है आप. कैजुअल लेबर क्या हुआ? कैजुअल लेबर मतलब ये वो लेबर है जो जाके फैक्ट्री में खड़ा रहेगा रोज, फैक्ट्री को जरूरत है तो लेगा, नहीं है तो उसको जाना पड़ेगा. there is no contract of even 6 months. वो वर्कर जाके रोज फैक्ट्री के बाहर खड़ा रहेगा. या इधर जैसा मुलुंड स्टेशन के पास, आई डोंट नो नाउ दे डू इट और नॉट, पहला मुलुंड स्टेशन के पास अराउंड 8-8:30 यू विल फाइंड ह्यूज एक 20-50 लोग खड़े रहते हैं वहां पर, जो प्लम्बर है, इलेक्ट्रीशियन है, छोटा छोटा लेबरर्स है. ये फैक्ट्री वाले क्या करते हैं, वहां पर स्टेशन में आते हैं, उनके पास आज काम है तो 4 जन को लेके जाएंगे, वो 4 जन को लेके जाएंगे, फैक्ट्री में काम कराएंगे, हो गया. फैक्ट्री में काम किया, आज का पगार ले, टाटा बाय बाय, कल ज़रूरत रहेगा तो हम आएंगे वापस स्टेशन के पास और चेक करेंगे, मेरे को चाहिए और तू अवेलेबल है तो आएगा, मेरे को नहीं चाहिए, तू है मेरे को कोई लेना देना नहीं है, या मेरे को चाहिए तू अवेलेबल नहीं तो भी कोई लेना देना. कैजुअल है. आर यू गेटिंग द पॉइंट? हेलो, डिफरेंस समझा कि नहीं? द एम्प्लॉय में बी फुल टाइम, पार्ट टाइम. फुल टाइम मतलब ही इज वर्किंग फॉर ऑल द 9 hours. जैसा कल आई थिंक विप्रो रिलीज्ड एन ऑर्डर. Wipro released an order saying कि working hour are 9.5 hours daily. Out of that 6 hours has to be from the office. Work from home सिर्फ 3 hours का होगा, 3.5 hours का होगा. अभी तो बोला वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, बोला नहीं नहीं अब 9.5 का टोटल तो सेम रहेगा, बट उसमें से 6 घंटा आपको ऑफिस में रहना पड़ेगा, बाकी का 3.5 घंटा मांगता था आप घर से करो. लेकिन वो दिन का काम पूरा करने का, तो वो दिन का काम पूरा करने में 12 घंटा लगा तो वो तो आप करेंगे ही. They are very very clear. So they what they have said, straight 9.5 hours, out of that 6 hours should be from office, remaining 3.5 your choice. You can stay in the office, you can leave the office or come to the office late.
you have to be accountable for 9.5. And you have to finish that day's job in that day itself. You can't carry it forward. क्लियर इंस्ट्रक्शन है. वो लोग कौन हो गया? फुल टाइम वर्कर हो गया. पार्ट टाइम में कौन आ गया? पार्ट टाइम में मालूम पड़ा कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट है, वो बोलेगा मैं 12 से 4 आएगा, खत्म. तो 12 से 4 में रहेगा हूँ, कुछ है लीगल इश्यूज, फाइनेंशियल कंसिडरेशंस, 12 से 4 में करो पैकअप. क्या वो बोलेगा हफ्ते में मैं 4 दिन आएगा? वो 4 दिन वो बात करेगा, बाकी के दिन नहीं बात करेगा. तो दैट इज द मीनिंग ऑफ दैट हेडिंग. आर वी क्लियर ऑन इट? तो क्या लिखा देखो, एम्प्लॉय का मीनिंग. कम ऑन रीड करो केयरफुली. एम्प्लॉय फॉर दिस स्टैंडर्ड, directors and other managerial persons who may provide service on a full-time, part-time, permanent, temporary basis. Are we clear on it? And they may be a casual, they may have a formal contract or informal contract. मतलब जरूरी नहीं कि ऑफिशियल होना चाहिए, फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी. आर यू क्लियर ऑन इट? एनी प्रॉब्लम? नोट डाउन कर ले, पार्ट बाय पार्ट कर. Add on. Part 1. Part 1. Heading coverage. Part 1 heading coverage. Underline next line. The accounting standard covers. The accounting standard all the benefits. All the benefits. Covers all the benefits provided. All the benefits provided to the employees. The employee and their dependents. And their dependent in cash or in kind. It covers the accounting treatment. Covers the accounting treatment of the employee benefits provided. Accounting treatment of the employee benefits provided. Clear है? थोड़ा नो. Next, part 2 heading meaning. Part 2 heading meaning. Underline कर लो next line. Underline करो next line. Sub point 1 heading employees. Point 1 heading employee. Underline next line. For the purpose of this standard. For the purpose of this standard. Employees include. Employees, directors and other managerial may provide
may provide service, may provide service on a full time, on a full time, comma, part time, comma, permanent, comma, temporary, or casual basis. Full stop. Next line. The relationship may be formal or informal. Relationship may be formal or informal. Yeah. Point number 2. Employee benefits. Point number 2 heading employee benefit. Employee benefit. That down. It includes the benefits provided to the employees and their dependents bracket spouse, children and others. स्पाउसेज जो लिखना है लिख लो, उसमें बैठ के डिबेट मत करो, आपको जैसा चाहिए आप लिख लो. Spouse, children and others bracket closed, in cash or in kind, in cash or in kind. Now you need not start dreaming and start thinking on that. Okay, what will I do? चलो next sub point B. Sorry, next line में लिखो, not sub point B, next line. Payment can be made directly. Payment can be made directly to the employees or their dependents or any other party like insurance companies, nominees, legal heirs, trusts, etc. Are you clear on it? Clear till here? Confusion? Fine. Now, coming to the next part of discussion. What is the heading? Types of employee benefits. When you talk of types of employee benefits, there are basically, listen carefully. तो इसमें टाइप्स ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट्स में मेनली 4 पार्ट है, 4 मेजर पार्ट है इसमें. 1 is a short term employee benefits, the long term employee benefits,
द रिटायरमेंट बेनिफिट्स, दैट इज पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट जिसको बोलते हैं, एंड द टर्मिनेशन बेनिफिट। चार है, क्या क्या है? शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट, लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स, रिटायरमेंट मतलब पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, एम्प्लॉयमेंट होने के बाद, देन टर्मिनेशन। चार पार्ट है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट? कैन एनीबडी एक्सप्लेन? हु विल एक्सप्लेन मी द मीनिंग ऑफ शॉर्ट टर्म? अभी पार्टनर डिस्कशन अलाउड नहीं है, वैसे भी कोई काम कर, इसको तो टर्न मिल गया है। हाँ, ये कुछ बोल रहा है। वो बोल रहा है ज्वाइन करोगे, मैं आपको ज्वाइनिंग बोनस देगा, तो इट्स एग्जाम्पल ऑफ शॉर्ट टर्म। ओके, ग्रांटेड। और क्या? लो, सरप्राइजिंग है। मीनिंग क्या है? हाँ, ये कुछ बोल रही है। हाँ, शी सेइंग सर शॉर्ट टर्म बेनिफिट मतलब विद इन 12 मंथ्स, 12 महीने के अंदर जो भी बेनिफिट दे रहे हो शॉर्ट टर्म हो गया। क्या क्या आना चाहिए? सैलरी, सैलरी, योर डियरनेस अलावेंस, ऑल दैट इज पार्ट ऑफ द सैलरी। और क्या? हाँ, ओवर टाइम। ओके, वो पार्ट ऑफ आपका सैलरी हो गया ना। और अदर इम्पॉर्टेंट, लाइक जो आपने पढ़ा है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑल योर, जो भी आपने बोला ना, एक्स्ट्रा परक्विजिट्स, दैट इज अ टेंजिबल परक्विजिट, जो भी दिया आपने, कार दिया, घर दिया, भी वैसे ही है। तो कार दिया, आपको एक्सपेंस कैसा इनकर करना पड़ता है? हर महीना। आप कार दिया एम्प्लॉय को, उसका सर्विसिंग का चार्ज आ गया, पेट्रोल आ गया, उसका ड्राइवर का पगार आ गया, उसका बच्चे लोग को आपने स्कूल में डाल दिया, उसका स्कूल का फीस आ गया। अब उसको मेड सर्वेंट दिया है, तो मेड का पगार हो गया। या और एक जो आपने पढ़ा है, द मैनेजरियल कमीशन। कहाँ पढ़ा था मैनेजरियल कमीशन? फाइनल अकाउंट्स, मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। प्लीज रिकॉल। एंड जर्नल एंट्री बोलो, जर्नल एंट्री चाहिए मेरे को। मैं रुका है मैं आपके लिए। 24-25, company to pay 5% of net profit as commission to MD। जर्नल एंट्री क्या आएगा? ऑन 31 March 25। 31 March 25 को एंट्री आएगा कि बाद में एंट्री आएगा? बाद में, तो आप बाद में भी बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। हाँ बोलिए। हाँ, प्रॉफिट 31 मार्च को मालूम पड़ेगा क्या? आपको अपना प्रॉफिट 31 मार्च को आपको अपना प्रॉफिट मालूम पड़ेगा। यस। तो फिर सबको तो फिर रिजल्ट डिक्लेयर 31 मार्च को ही करना चाहिए। तो 2-2 महीना काय को लगाते हैं? अभी क्वार्टर खत्म हो गया। 1 मिनट, अभी कौन सा क्वार्टर खत्म हुआ? थर्ड। फर्स्ट इज अप्रैल, मई, जून,
सेकेंड इज जुलाई अगस्त सितंबर, थर्ड क्वार्टर इज अक्टूबर नवंबर दिसंबर, थर्ड क्वार्टर पूरा हो गया 31 दिसंबर को। बट सब कंपनी का रिजल्ट आ गया क्या थर्ड क्वार्टर का? नहीं, अभी आ रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं रिजल्ट्स। मेजर कंपनी का तो बाकी है, रिजल्ट आते आते जैन 20-25 हो जाएगा, जैन 20-25 तारीख तो हो जाएगा सबका रिजल्ट आते आते। थोड़ी 31 मार्च को प्रॉफिट मालूम पड़ेगा। नहीं समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? तो कंपनी ने कैलकुलेट किया, समझे ना, बहुत एफिशिएंट कंपनी है। तो 15 मई को मालूम पड़ा कि कंपनी का इज नेट प्रॉफिट इज सपोज 200 करोड़। जर्नल एंट्री बोलो और डेट बोलो, कौन सा डेट को क्या एंट्री पास होएगा? एंड 20 मई को पे कर दिया, 20 मई को पे कर दिया, कमीशन पेड। कंपनी ने बोला 200 करोड़, 5%, 10 करोड़ कमीशन पे कर दिया। बोलो, जर्नल एंट्री चाहिए। जर्नल एंट्री में क्या सोचते हैं यार आप, ऐसा एकदम एफिशिएंट होने के पहले डबड़ू होते जाए। ऐसा हो गया, लेस नॉलेजेबल बेटर इट। वो बोलता है मैं बोलेगा, बट एक ही जन थोड़ी है सब, मेरे को आई वांट पीपल टू बी पार्टिसिपेट। हाँ बोल भाई। वो बोलता है मैं रेडी हूँ, इसको भी टर्न मिला है 2-3। और कोई? उसको भी टर्न मिला है 2-3। 2-3 टर्न वाला ही बोलने को रेडी है, बाकी लोग ऐसा फ्री में पढ़ने आते हैं। तेरे को बोलना पड़ेगा सबका फीस बढ़ा दो भाई, 20। जो आंसर नहीं कर रहा है उसका फीस बढ़ा दो 15%, उससे एक्स्ट्रा ले लो भाई, बस उसकी वजह से टाइम वेस्ट हो रहा है। चलो नो बड़ी, क्लास बेटर। कहाँ रुका था हमने? तो इधर लास्ट में हो गया, सेकंड लास्ट। हाँ इधर थर्ड लास्ट गर्ल। हाँ ठीक। जर डेट भी बोलने का था ना, डेट पहला था ना, 15 मार्च। हाँ हाँ बोलो। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू कमीशन, कमीशन पेएबल। He's saying 20 May को commission payable to bank. That's what our entry is. I mean, agree with her. हाँ ना बोलने में भी इतना टाइम लगा रहे हैं। चलो कौन बोल रहा है रॉन्ग है? एनीबडी? 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 वापस, यू आर मिसिंग मैचिंग कॉन्सेप्ट। ये खर्चा कौन सा साल का है? कौन सा साल का है ये? उसको कमीशन क्यों दे रहे हैं आप? वाई आर यू गिविंग कमीशन टू द एमडी? क्यों आप उसको दे रहे हैं कमीशन? वो साल में उसने अच्छा लीडरशिप दिखाया रहेगा ना, एक लीडरशिप क्वालिटी डिस्प्ले किया, कंपनी को लीड किया, उसको प्रॉफिटेबल बनाया, तो कंपनी खुश हो गया, मतलब जितना भी प्रॉफिट मैं कमाऊंगा उसका 5% देर को दूं। कौन से साल में प्रॉफिट कमा के दिया? अरे कौन सा साल में कमा के दिया? कौन सा साल का पीएनएल को जापड़ लगना चाहिए? आप जाके 25-26 में जापड़ मार रहे हैं।
अभी बोला मिसमैच हो नहीं करना चाहिए, मैचिंग कॉन्सेप्ट करना चाहिए, रिमाइंड भी किया मैंने रिमाइंड भी किया आपको, रिमाइंड किया तो यू हैव टू डू इट. करेक्ट आंसर, द एंट्री हैज टू बी डन ऑन 31st मार्च. अब बोलेगा 31st मार्च को प्रॉफिट मालूम ही नहीं है. अरे भाई, वैसा तो बैलेंस शीट का स्टॉक का वैल्यू भी कभी आया, 10 मई को ही लेके आया सब रिकंसाइल करके. बट यू राइट ना, स्टॉक एज ऑन 31st मार्च. फिगर्स बाद में आया, फिगर्स बाद में आया, बट कौन सा तारीख का फिगर्स है वो? 31st मार्च के फिगर्स निकाला दूसरा दिन, लेकिन डेटा कौन सा दिन का? तुम बैंक में गया, बोला मेरा बैलेंस क्या था 31st मार्च को, बोलता 5 करोड़. अभी मैं गया बैंक में 15 तारीख को, 15 अप्रैल को जाके पूछा 31st मार्च को बैलेंस क्या था, बोला 5 करोड़. आई कैनॉट से लाओ 5 करोड़, नहीं. बोला सर उसके बाद तो आपने चेक इशू किया. आपको the entry has to be done on 31st March. Done on कौन सा कॉन्सेप्ट है ये? और accrual. Accrual. The expense has to be recorded in the period in which it is incurred, irrespective of paid or not. समझ में आ रहा है कुछ? The entry to be passed on 31st March will be commission account debit to commission payable. 10 करोड़ 10 करोड़ ये जाएगा पीएनएल में और ये जाएगा करंट लायबिलिटी. आर यू क्लियर? कंफ्यूजन? आपको चेक करना पड़ेगा, आपको चेक करना पड़ेगा, डज द पर्सन satisfy the condition? What is the condition? He should have worked in 24-25. Yes, he has worked. Company should have made profit. Yes, it has made. 5% issue to him. कंडीशन क्या है? तुम सर्विस किया रहना चाहिए 24-25 में, और कंपनी ने प्रॉफिट किया रहना चाहिए. सर्विस में भी था, कंपनी प्रॉफिट भी किया, तो 24-25 का खर्चा. थिंकिंग समझ रहा है क्या आपको? यू कैन नॉट डू, नहीं मेरे को नंबर वही था, अरे नंबर मिला लेकिन बैलेंस शीट थोड़ी फाइनल हुआ है. पहले बैलेंस शीट तो आप बाद में कर रहे हैं फाइनल, तो तभी एडजस्ट करोगे. फाइनल अकाउंट जाके देखो ना, दैट वे. आर वी क्लियर ऑन इट? गेट द आंसर्स करेक्ट. क्लियर? अभी इधर लिखेगा मैं, समझो मैं बोलेगा सैलरी, सैलरी फॉर 24-25 इज 10 लाख, 10 लाख, of which 2 lakh was paid on 15th May 2025. अब जर्नल एंट्री क्या पास करेगा 24-25 में एंड 25-26 में? इजी नो, टप्पी टप्पी बॉल आउट. 24-25 का जर्नल एंट्री बोलो. ये कौन सा डे ईयर का एंट्री है? कितने का सैलरी रिकॉर्ड होगा? तो बैंक कितना, बाकी का 2 लाख. हाँ, फिर 25-26 में क्या एंट्री पास करोगे?
आउटस्टैंडिंग सैलरी 2 लाख टू बैंक। तो लिखो ना, नहीं मेरे को, मैं तो बाद में दिया, अब सैलरी रिकॉग्नाइज कर रहे हैं ना। क्या लॉजिक है, वो साल एक्रू किया है, वो उसने काम किया है, काम किया है तो ड्यू हो गया, काम किया तो ड्यू हो गया। यू गॉट द पॉइंट? हेलो? तो ये सबसे पहला कैटेगरी कवर कर रहे हैं। तो शॉर्ट टर्म बेनिफिट मतलब एज शी सेड विद इन 12 मंथ्स, 12 महीने के अंदर जो भी बेनिफिट दे रहे हैं आप, वो सब शॉर्ट टर्म हो गए। सैलरी, वेजेस, ये कमीशन, या स्पेशल परक्विजिट्स हो गया जो काइंड में दिया आपने, ऑल दैट विल कम। एंड इंपॉर्टेंट, और एक इंपॉर्टेंट, इट विल इंक्लूड ने 4 कैटेगरी यहां पर, ये हमने बात की है। नंबर, रेगुलर बेनिफिट। रेगुलर में क्या क्या बोला हमने? सैलरी, वेजेस, जो भी आप पे कर रहे रेगुलरली, ये हमने डिस्कस किया। दूसरा, प्रॉफिट शेयरिंग और बोनस विद इन 12 मंथ आफ्टर द एंड ऑफ द पीरियड इन विच द सर्विस इज, सर्विस कभी रेंडर किया अपना एग्जाम्पल में? हाँ। और पेएबल, विल इट बी पेड इमीडिएटली? कब पे होगा? 25-20। बट एक्सपेंस कभी रिकॉर्ड करेंगे हम? क्यों? क्योंकि सर्विस कभी का है। क्लैरिटी? आइडिया आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट ये 12 महीने के अंदर होना चाहिए। और दूसरा, वो सर्विसेज रेंडर्ड होना चाहिए। कब करना चाहिए? एक्सपेंस शुड बी रिकॉर्डेड व्हेन द एम्प्लॉई सर्विसेज रेंडर्ड। कब रेंडर किया? जो साल रेंडर किया वो साल का खर्चा होना चाहिए। दैट इज मैचिंग। वो बोलता वहां से ही शुरू करो तो आप ग्रेचुइटी तक पहुंचोगे, तो ये तो शुरू करो। तीसरा लाइन क्या लिखा है? हाँ, नो, ये बोल जाओ, ये बोल जाओ, इसका तो मीनिंग अपने को मालूम ही नहीं। नो आर रिक्वायर्ड, नो डिस्काउंटिंग रिक्वायर्ड। मीनिंग, मीनिंग डिस्काउंटिंग किया हमने ऐसा क्वेश्चन में? कौन सा चैप्टर में किया डिस्काउंटिंग? इंपेयरमेंट में किया, लीज में किया। वेरी गुड। बोलते मत करो इधर। रीजन, कुछ लोग अभी आदत हो गया, मैं आंसर ही नहीं करेगा, बहुत की है मैं, चलो मैं ही पूछेगा। अभी ऐसा कर रहे हो तो मैं तो इंडिविजुअल, राइट रॉन्ग बात का बात है। हाँ चलो, शी इज सेइंग सर आई विल वॉलंटियर। हाँ तो डिस्काउंटिंग क्यों नहीं करें? डिस्काउंटिंग कभी करते हैं? कौन से के, यू आर राइट, बट डिस्काउंटिंग कभी करने का रहता है? when is the payment to be made in the future? पेमेंट टू बी मेड इन फ्यूचर। फ्यूचर मतलब कितना साल? कम से कम 1 साल के बाद। 1 साल के बाद आप पेमेंट करने वाला है तो आप बोलते हैं चलो एक इधर लेके आओ। इधर 1 साल पास होने वाला है क्या? शॉर्ट टर्म, अभी सर्विस किया, ले पैसा, टाटा बाय बाय। जनवरी में सर्विस किया, पगार ले, खत्म। या जैसा मैनेजरल के केस में बोनस है, बोनस आप बोलेगा 2 महीना लग गया, ठीक है 2 महीना लग गया, बट ड्यू हुआ 31 मार्च को, मैं पैसा दे रहा हूँ 2 महीने, 1 साल के अंदर तो दे ही रहा हूँ मैं। डिस्काउंटिंग का कोई जरूरत नहीं। डिस्काउंटिंग कभी करोगे? इफ द पेमेंट इज बियॉन्ड 1 ईयर।
बियॉन्ड 1 ईयर रहेगा तो डिस्काउंट। हेलो, जा रहा है दिमाग में? हाँ, पक्का? इसका अभी जर्नल एंट्री चाहिए। मैं एक्सप्लेन कर, अभी मैं एक्सप्लेन करेगा जर्नल एंट्री। क्या लिखा है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शॉर्ट टर्म कॉम्पेंसेटेड एब्सेंस? मीनिंग क्या? नहीं, मैं एक्सप्लेन करूंगा। नया है, इधर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहा हूं। शॉर्ट टर्म कॉम्पेंसेटेड एब्सेंसेस। वर्ड को तोड़ दो ना, इतना क्या सोच रहे हैं? हाँ, यहां से पढ़ो ना। हाँ, शॉर्ट टर्म कॉम्पेंस। मैं बोला आपको इंग्लिश नहीं आता है। रिवर्स पढ़ लो। ये क्या है? मतलब क्या? छुट्टी। हाँ, छुट्टी। उसके पहले क्या था? व्हाट इज मीनिंग कॉम्पेंसेटेड? पेड। पेड, ना? पेड। सो क्या बात कर रहे हैं? पेड छुट्टी। पेड छुट्टी। बट कौन सा टाइप ऑफ पेड छुट्टी? मतलब क्या? 12 महीने के अंदर वाला छुट्टी। 12 महीने के अंदर वाला छुट्टी। लाइक, लाइक कंपनी सेज 25-26 में तेरा पगार होगा, 30 lakhs, 300 वर्किंग डेज है, 10 days शॉर्ट टर्म कॉम्पेंसेटेड एब्सेंसेस। वर्डिंग ध्यान से देख लीजिए। पहला क्वेश्चन समझ लीजिए। क्या लिखा है? 25-26 में एम्प्लॉई है, उसका नाम है E1। तो एम्प्लॉई है E1, उसका सैलरी है, पैकेज। कितने का पैकेज है? और क्या बोला है? 300 वर्किंग डेज पर एन। क्या मिलेगा उसको? 10 days शॉर्ट टर्म कॉम्पेंसेटेड एब्सेंस। मतलब 10 day क्या मिलने वाला है उसको? पेड लीव। पेड लीव। हेलो, पक्का? हेलो, अब ये E1 ने 10 days छुट्टी ले लिया। 10 days टेकन हॉलीडे। जर्नल एंट्री चाहिए का सैलरी का, साल का सैलरी का जर्नल एंट्री। 24-25 का सैलरी का जर्नल एंट्री चाहिए, या 25-26 का सैलरी का जर्नल एंट्री चाहिए। देखो, आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे तो मैं एग्जाम्पल बंद कर दूंगा, बिकॉज वैसे भी ये मॉड्यूल में है नहीं। उसने थियरी बोला है सब, तो थियरी समझेगा भी नहीं, आपके पल्ले कभी नहीं आएगा। मैं सिर्फ थियरी सिंपल करने के लिए नंबर्स दे रहा हूँ, नहीं तो वो सिर्फ प्रोविजन दी है। और मैं तो जर्नल एंट्री पूछ रहा है, कौन सा नया डिस्कवरी करने बोल रहा है? हाँ बोलिए, लास्ट 10 सेकेंड, नहीं तो हम काउंटर क्लोज कर देंगे। अगर आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे तो काउंटर क्लोज।
Okay, time out. Counter close. Fine. Nobody answering. So this is counter close. Counter close, not answering. चलो केस टू. अच्छा वन ही नहीं आ रहा तो टू कहाँ से है? उसका भी काउंटर क्लोज. आप बात नहीं करोगे, मैं न्यूमेरिकल्स बंद कर दूँ. न्यूमेरिकल इज टू डीपन द अंडरस्टैंडिंग, बट देयर इज फर्स्ट ऑफ ऑल नो अंडरस्टैंडिंग. वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ डीपनिंग द अंडरस्टैंडिंग? सिंपल है. ठीक है. चलो तो अब ये लोग क्या, नहीं मेरे पास प्रोविजन है मेरे दिमाग में ऐसा मेल्ट. अब ये लोग क्या कर रहे हैं? चलो जर्नल एंट्री तो नहीं है, मॉड्यूल में भी नहीं है, बट इट हैव मेड थिंग्स क्लियर. व्हाट दे आर सेइंग इज, इसका प्रोविजन है. अच्छा चले ये बोलता है सर मैं लग गया. हाँ बोलता है सैलरी डेबिट 29 lakhs, compensated absence account debit 1 lakh, to bank 30 lakhs. ऐसा बोल रहे हैं. How many agree with him? How many say is wrong? तो अगर एंट्री बोलो रॉन्ग है तो आप अपना एंट्री बोलो. सैलरी टू कितना? अच्छा ये लोग बोलते हैं सैलरी टू बैंक 30 lakhs. हाउ मेनी से सैलरी टू बैंक 30 lakhs? ठीक है. और कितना जन बोला वो रॉन्ग है? नथिंग. हाँ उसको वो कुछ बोल रहे हैं. हाँ पहले वाला बराबर है. ओके फाइन. एनीवे पहले वाला बराबर है, दूसरे वाला बराबर है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम टिल द पॉइंट. पीएनएल कितने से हिट होगा? पीएनएल 30 लाख से हिट होगा. आप उसको सैलरी के नाम पे ले लो या आप उसको कॉम्पेंसेटेड एम्प्लॉय बेनिफिट के नाम, सॉरी कॉम्पेंसेटेड एब्सेंसेस के नाम पे ले लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है. बिकॉज जब ये पीएनएल में जाएगा, कौन सा हेडिंग में जाता है पीएनएल में मालूम है? पीएनएल में एम्प्लॉय बेनिफिट करके हेडिंग ही है, अगर आपने देखा रहेगा तो. समझ में आया? नहीं आपने आंसर किया तो मैं केस टू कर रहा हूँ, नहीं तो मैं नहीं करने वाला. एंड आई एम सीरियस अबाउट इट. चलो सुन लीजिए. अब ये केस टू में क्या कर रहा है, अपना दूसरा प्रोविजन आ गया. तो पहला प्रोविजन तो क्लियर है कि अगर ये 10 दिन छुट्टी लिया होता तो भी मुझे पगार कट करेगा कि पूरा ही देगा? बस हमने उसको क्या बोल के रखा था, 10 दिन ले ले भाई, धंधा नहीं. रे अब ये इवन जो है ईमानदार है, बता नो हॉलीडेज, नो हॉलीडे टेकन, नो हॉलीडे टेकन. बोलता नहीं 10 दिन लिया भी नहीं, 10 दिन नहीं लिया. और कंपनी बोलता है यू कैन कैरी फॉरवर्ड टू 1 more year. तो 1 साल तक तो कैरी फॉरवर्ड कर सकता है. इवन बोला ये साल नहीं चाहिए. इवन ने 25-26 में छुट्टी नहीं लिया. कंपनी बोलता है तू टेंशन मत ले, 1 साल तेरे को मैं एक्सटेंड करके दे, तो अगला साल ले लेना. जर्नल एंट्री चाहिए. अगर इवन ने छुट्टी नहीं लिया तो जर्नल एंट्री क्या हो? क्या हो गया? तो आप बहुत जल्दी बोल देते हैं. और आपको मालूम है आपने जब भी जल्दी जल्दी बोला है तभी तब क्या हुआ है. और इस बार भी अनफॉर्चुनेटली रॉन्ग है. मैंने इतना एक्साइटमेंट में बिना सोचे आंसर कर ऐसा बोला भी नहीं मैंने. आई नेवर सेड टेल आंसर विदाउट थिंकिंग.
It's wrong. Still, I give you last 1 minute's time. Fine. हो गया डन? या लिसन, आपका आंसर रॉन्ग क्यों है सुन लेना. आपका आंसर रॉन्ग क्यों है सुन लेना केयरफुली. आपका आंसर रॉन्ग इसलिए है, आप केस 1 में भी पीएनएल को 30 लाख से डेबिट कर है ना आपने. आप केस 2 में भी 30 लाख से डेबिट कर रहे हो. जबकि केस 1 में कंपनी को कितना दिन का फायदा मिला? हाँ. और केस 2 में कितना दिन का मिल रहा है? समझा? तो पहला केस में कंपनी को सिर्फ 290 दिन का फायदा मिला, पीएनएल को जापट लगा 30 लाख का. और दूसरा केस में तो कंपनी ने 300 दिन का काम लिया और जापट लग रहा है 30 लाख. आप बोल रहे हैं, आपको कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं क्या? क्या गड़बड़ कर रहे हैं? हाँ. जर्नल एंट्री चाहिए, ऐसे सब वर्ड से नहीं चलेगा. जर्नल एंट्री. जिसको टर्न नहीं मिला वो लोग जवाब देगा, नहीं तो जर्नल एंट्री कैंसिल हो जाए. हाँ, वो टाइम बाउंड में करना है. अभी आप या तो बहुत जल्दी बोल देते हैं फिर इसके बाद विड्रॉ कर देते हैं. ओके, लास्ट 15 सेकेंड बिफोर वी क्लोज. हाँ चलो, एक जन रेडी है. हाँ बोल भाई. सैलरी डेबिट 31. सैलरी डेबिट 31. बैंक 30. टू प्रोविजन 1 लाख. तो बोलता है बैंक डेबिट 31, सॉरी सैलरी डेबिट 31, बैंक 30, टू प्रोविजन 1 लाख. बोलता प्रोविजन फॉर लीव या प्रोविजन फॉर शॉर्ट टर्म कॉम्पेंसेटेड एब्सेंसेस, ऐसा वो बोल रहे हैं. हम इन्हें एग्री विथ है. और हम इन्हें से इज रॉन्ग. हाँ रीजन चाहिए, रीजन. हाँ ये कुछ बोल रहा है. वो बोल रहा है सैलरी 30 लाख ही दिया, 31 काय को लिखा है. प्रोविजन बनाने के लिए बोला, प्रोविजन बनाने के लिए पीएनएल को डेबिट करो. भाई प्रोविजन बनाने के लिए पीएनएल को डेबिट करेगा, जर्नल एंट्री क्या पास करेगा? हाँ लेकिन पीएनएल टू प्रोविजन, पीएनएल में प्रोविजन वर्ड कहाँ है? क्या वर्ड है पीएनएल में? एम्प्लॉय बेनिफिट. तो अल्टीमेटली किसका पॉकेट में जाने वाला है? ये प्रोविजन किसके कारण है? एम्प्लॉय बेनिफिट के कारण है. कौन से हेड के अंदर जाएगा? हाँ इसको कुछ जर्नल एंट्री बदलना है. वो बोलता है एम्प्लॉय बेनिफिट में 30 ही लाख दिखना चाहिए. अदर एक्सपेंस का को, वो काम किया तो पैसा दिया ना. काम किया तो पैसा दे रहे ना आप. अरे अदर एक्सपेंस मतलब वर्कर को काम किया, थोड़ी हेड मिसिंग है. वो काम ही किया ना, वर्कर है तुम्हारा. काम किया तो बोलता अदर एक्सपेंस में ले, काय का अदर एक्सपेंस.
क्या अक्रू नहीं हुआ, काम किया ना वो। काम का बेनिफिट कौन सा साल को मिला? क्या फाइन? क्या फाइन 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 फाइन? लिसन लिसन क्या? तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात, शुड वी डू अ प्रोविजन? क्यों? अगर मालूम पड़ा, अभी ये इसका कनेक्टिंग बराबर पढ़ो। नेक्स्ट ईयर में, नेक्स्ट ईयर में ये बंदे ने ले लिया छुट्टी, समझो ना 20 दिन का छुट्टी ले लिया। इसने 20 दिन का छुट्टी लिया। अब बोलो क्या जर्नल एंट्री होना चाहिए? ये सेकंड केस वाला, जिसने छुट्टी वापरा नहीं था, अब सीधा 20 दिन का ले लिया, क्या हिसाब 20 दिन का? हाँ, 20 दिन का क्या हिसाब? ये 25-26 का 10 था, और करंट ईयर का 10 है, सब मिला के 20 दिन का ले लिया। अब जर्नल एंट्री बोलो। हाँ, यही लास्ट केस है, बस मेरा काम हो जाएगा। हाँ, एनीबडी? नोबडी? हाँ, ये बोल रहे हैं सैलरी डेबिट 30, 29 प्रोविजन। बोल भाई, कौन बोलेगा? हाँ, ये बोल रहा है एंट्री सैलरी डेबिट 29, प्रोविजन फॉर शॉर्ट टर्म कॉम्पेंसेटेड एब्सेंसेस STC 1 lakh to bank 30 lakhs. How many agree with him? And how many say he is wrong? इसको ऑब्जेक्शन है, बोल भाई। हाँ, ये बोल रहा है साल का सैलरी 30 लाख है तो 30 लाख से डेबिट होना चाहिए। ऐसा कितना जन को लग रहा है? हाँ, सुनिए। एनीवे, सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात। हाँ, एक मिनट, अभी डिस्कशन बंद। सबसे पहला बात, सैलरी डेबिट 30 से होना चाहिए? नहीं, 30 से कभी डेबिट होगा अगर उस बंदे ने उस साल में सिर्फ 10 दिन का छुट्टी लिया होता। अब इसने क्या किया है, वो साल वाला तो बोलेगा भाई तू 20 दिन लिया, मैं पगार तेरा 10 दिन का काटूंगा। तो 26-27 वाला बोलेगा मैं तो मैं 10 दिन तक अलाउड करता हूं, तो मैं 10 दिन तक अलाउ करूंगा, 1 लाख रुपया मैं काट दूंगा। इज ही राइट इन सेइंग दैट? यस। वर्कर जाके बोलेगा हाँ भाई, तुम ये साल 10 दिन ही पकड़ोगे, बाकी का 10 दिन का पगार काट दो, लेकिन मेरा पिछले साल का कैरी फॉरवर्ड वो लाओ। The P&L should get debited by what? 29. Because here the worker has worked only for 280 days. वो साल को कितना दिन का बेनिफिट मिला? अरे बोलो। तो पगार कम कम हिट होना चाहिए कि ज्यादा हिट होना चाहिए? इधर कितना दिन काम किया? इधर 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 कितना दिन काम किया? अरे बोलो। 290। We can attend. तो 2 बार पूछेगा तो आंसर चेंज करने का ऐसा कोई रूल नहीं है। ये तुम नया नया रूल मत निकालो। सर आपने दूसरा बार पूछा, चेंज कर दी।
कितना दिन काम किया, तो पीएनएल कितने से डेबिट हो रहा है, 30, बिकॉज 10 दिन तो उसका अलाउड ही है। मतलब 290 काम करेगा तो 30 lakhs का पगार अलाउड है। Here he has worked for how many days? 300. Has he worked more? Is PNL getting hit by more amount? इधर कितना दिन काम किया, 280. Is the PNL getting hit by less amount? ये प्रोपोर्शनल कॉन्सेप्ट समझा क्या आपको? जाएगा आर्टिकलशिप में, एंट्री बराबर करके आना। बोले AS15 अप्लाई करो, शॉर्ट टर्म कॉम्पेंसेट बोलना मत, नया टर्म कौन सा आ गया, AS15 से ये सब आ रहे हैं। आई होप योर अंडरस्टैंडिंग इज क्लियर। मतलब शॉर्ट टर्म कॉम्पेंसेटेड, मैं समराइज कर रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। शॉर्ट टर्म कॉम्पेंसेटेड एब्सेंस में व्हाट इज द मीनिंग, सिंपलेस्ट एग्जांपल इज पेड हॉलीडे। तो पेड हॉलीडे रहेगा और उसमें कैरी फॉरवर्ड अलाउड भी हो सकता है, नहीं भी अलाउड हो सकता है। अलाउड रहेगा तो हम उसको बोलते हैं एक्यूमुलेटिंग। क्या वर्ड यूज होगा, नहीं अलाउड रहेगा नॉन एक्यूमुलेटिंग। होप यू लिसनिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्यूमुलेटिंग, आई कैन कैरी इट फॉरवर्ड। नॉन एक्यूमुलेटिंग, आई कैन नॉट कैरी इट फॉरवर्ड। व्हाट इज द मीनिंग आई कैन नॉट कैरी इट फॉरवर्ड, तूने 10 दिन का छुट्टी नहीं लिया, स्टोरी समाप्त, अगला साल सिर्फ 10 दिन मिलेगा, 20 लिया, तेरा 10 दिन का काट देंगे, नो कैरी फॉरवर्ड। अगर ये केस में नो कैरी फॉरवर्ड होता, ये 300 दिन जो काम किया बिना छुट्टी का, हम क्या एंट्री पास करते थे मालूम है? अगर कैरी फॉरवर्ड नहीं होता, प्रोविजन करते ही नहीं थे, क्या लिख देते थे? प्रोविजन कब करना पड़ता है? तो मैं पूछता हूँ, उतना एमसीक्यूज में काम। शॉर्ट टर्म कॉम्पेंसेशन, व्हाट आर द टू थिंग्स, एक्यूमुलेटिंग। प्रोविजन किस में लगता है, इसमें नहीं लगता है, क्योंकि उधर क्या होएगा, स्टोरी नहीं वापरा, खत्म। अच्छा अभी एक्यूमुलेटिंग में आ जाओ, एक्यूमुलेटिंग में आ जाओ। एक्यूमुलेटिंग में दो केस है, वेस्टिंग, नॉन वेस्टिंग। व्हाट द मीनिंग ऑफ वेस्टिंग, वेस्टिंग में कंपनी बोलता है तूने वापरा नहीं, कोई बात नहीं, जब भी रिटायर होएगा तब तेरा सब जमा हुआ हॉलीडे का एक साथ पैसा ले ले। तो अगर 40, 1 मिनट बराबर सुन लेना, कौन सा केस, वेस्टिंग का बात कर रहा हूँ, नॉन वेस्टिंग का बात कर रहा हूँ। तो अगर वो 10 दिन, अभी मालूम पड़ा ये बहुत वर्क अल्कोहलिक आदमी है, छुट्टी ही नहीं लेता है, तो 10 दिन जमा करते क्या, 40 साल काम किया, 400 दिन जमा पड़ा है, मतलब पूरा 1 साल का पगार उसको मिल जाए। क्या बोलते हैं हम, बोलो। अच्छा अभी इधर प्रोविजन करते वक्त मुझे सोचना है क्या कि अगला साल कितना दिन वापरने वाला है, इज नीड आई थिंक, और आई शुड मेक प्रोविजन फॉर द एंटायर 10? बोलो क्यों? तो अगर नहीं भी वापरा तो भी क्या होते जाएगा, कैरी फॉरवर्ड होते ही जाएगा जब तक वो रिटायर नहीं होता। मालूम पड़ा हर साल लाख लाख रुपया जमा हो गया, 40 साल में 40 लाख का प्रोविजन बना, तो पैसा लाओ, प्रोविजन फॉर शॉर्ट टर्म कॉम्पेंसेटेड टू बैंक। नॉन वेस्टिंग में क्या है, नॉन वेस्टिंग बोल द कैरी फॉरवर्ड बट फॉर 1 ईयर ओनली। कितना? तो उसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रोविजन। लेकिन समझो ना, मुझे मालूम है मेरा ये एम्प्लॉय वर्क एल्कोहलिक है, छुट्टी नहीं लेने वाला है,
तो मैं प्रोविजन करूंगा कि नहीं करूंगा? समझो ना, ये जो बंदा है, 1 ही साल का कैरी फॉरवर्ड दे रहा हूं, और मुझे मालूम है वो अगला साल भी नहीं लेने वाला, अगला साल भी छुट्टी नहीं लेगा, तो मैं प्रोविजन करूंगा कि नहीं करूंगा? नहीं कर। AS 15 बोलता है नॉन वेस्टिंग का केस में आप जब भी प्रोविजन करते हो तो आपको सोचना पड़ेगा कि आगे जाके छुट्टी लेगा क्या। अगर लेगा प्रोविजन करो, नहीं लेगा प्रोविजन मत करो, पार्टली लेगा पार्ट प्रोविजन करो। आपको लगता है 10 है कि 4-5 दिन ही लेगा मैक्सिमम, 5 दिन का प्रोविजन। कौन सा केस में? बोलो फटाफट। हेडिंग शॉर्ट टर्म कॉम्पेंसेटेड एब्सेंस, 2 ब्रांच। एक्यूमुलेटिंग मतलब क्या? कैरी फॉरवर्ड अलाउड है। नॉन एक्यूमुलेटिंग मतलब क्या? अलाउड नहीं है। प्रोविजन किस में करने का? नॉन एक्यूमुलेटिंग में करने का। नॉन एक्यूमुलेटिंग स्टोरी पूरा हो गया। अब किसके अंदर है? उसमें क्या ब्रांच है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेस्टिंग? कैरी फॉरवर्ड टिल रिटायरमेंट और रेजिग्नेशन। व्हाट यू विल डू? फुल प्रोविजन, पार्ट प्रोविजन और एस्टिमेटेड प्रोविजन। दिमाग ही नहीं लगाना है कि पैसा वैसे भी देना है उसको। नॉन वेस्टिंग में क्या करना पड़ेगा? सोचना पड़ेगा तो ये कितना दिन वापरने वाला है वो। आपको लग रहा है 10 दिन ही वापरा, नहीं अगले अगला साल तो 20 है, कैसे होएगा? व्हाट द पॉइंट? हेलो, कंफ्यूजन? पक्का? मॉड्यूल का एक एग्जांपल दूं मैं आपको, करेंगे आप? डर जाएगा? हाँ, बोल रहे थे। रिस्क आपका है, मेरा नहीं। मॉड्यूल का क्वेश्चन है, मैं जब मतलब एक ही क्वेश्चन रखते हैं ये लोग, घूम फिर के, घूम फिर के एक ही साथ एक ही क्वेश्चन। हाँ, ओके, खुद ही रीड करेगा आप। रीडिंग का ताकत बढ़ा, मैं रीड करता तो मजा आता है। ये दिख रहा है ना, 5 है। हाँ, बोलेगा हमको पता नहीं चला इसलिए मैं रुका था। ये 5 है। नहीं, कुछ बाजीगर लोग हैं, पूछेगा भी नहीं, 2 मिनट के बाद सर ये क्या था। नोटबुक में हिसाब कर सकते हैं। आप पार्टनर को नहीं पूछने का है, खुद का दिमाग यूज करने का, नो पार्टनरशिप। लास्ट बेंच को नहीं दिख रहा है तो यू कैन स्टैंड एंड सी दैट, यू हैव एन ऑप्शन ऑफ स्टैंडिंग एंड सीइंग दैट, नॉट दैट लास्ट बेंच, दिस लास्ट बेंच। टाइमर लगा देते हैं, 2 मिनट का टाइम है, बस इतना ही है। कितना दिन का प्रोविजन करना है, दैट इज अ क्वेश्चन। यू नीड टू मेक प्रोविजन फॉर हाउ मेनी डेज? कितना दिन का प्रोविजन करना है छुट्टी का? फॉर हाउ मेनी डेज यू नीड टू मेक प्रोविजन?
क्या? Last minute, now. Last minute's time. ओके चलो, इनफ ऑफ टाइम। हाँ मैं रीड कर रहा हूँ। हाँ काउंटर क्लोज। हाँ मैं रीड कर रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिए। हाँ सुनो। एंटरप्राइज एज 100 एम्प्लॉयज, जो इंपॉर्टेंट लाइन है मैं ऐड कर रहा हूँ। 100 एम्प्लॉयज एंटाइटल टू 5 वर्किंग हॉलीडेज ऑफ लीव फॉर ईच ईयर। मतलब 5 दिन छुट्टी ले सकते हैं पेड। अनयूज्ड मे बी कैरीड फॉरवर्ड फॉर 1 ईयर। 1 साल तक की कैरी फॉरवर्ड है। एक्यूमुलेटिंग है नॉन एक्यूमुलेटिंग है? हाँ वेस्टेड है नॉन वेस्टेड है? तो प्रोविजन सोच के बनाना पड़ेगा कि पूरा करना पड़ेगा? इसलिए वो सीखा। मेरे को प्रोविजन के लिए दिमाग लगाने का है। हाँ पूरा पूरा नहीं करेगा क्योंकि अगला साल तो बंद हो जाएगा। मेरे को एस्टिमेट करना पड़ेगा कितना दिन ये लोग छुट्टी लेगा। द लीव इज टेकन फर्स्ट आउट ऑफ करंट ईयर एंटाइटलमेंट, देन आउट ऑफ एनी बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। हाँ डिस्कशन नहीं उधर। दैट इज लीफो बेसिस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीफो बेसिस? तो पहला कौन सा वाला ईयर का यूज करेगा? मतलब 2004 में जब ये एस्टिमेट करेगा, क्या करेगा? समझो ना, वो एम्प्लॉय लेने वाला है 5 दिन का छुट्टी। 2004 में मेरे को लगता है मेरा एम्प्लॉय 5 ही दिन का छुट्टी लेगा। तो 5 दिन का ही छुट्टी लेगा तो कौन सा 5 दिन यूज होगा? 2005 का यूज होगा। मतलब 4 में से वो यूज, अगर वो एम्प्लॉय 4 ही दिन का छुट्टी लेगा तो कौन सा 4 दिन यूज होगा? 2005 का यूज हो। 4 का यूज होगा ही नहीं, वो वॉश आउट हो जाए। अगर वो 6 दिन का लेता है तो क्या होएगा? 5 दिन 2005 का होगा, 1 दिन 2004 का होएगा। मतलब मुझे प्रोविजन कितना का कर, नहीं समझा? लॉजिक समझा कि नहीं समझा? एट 31 दिसंबर X4, एवरेज अनयूटिलाइज्ड एंटाइटलमेंट इज 2 days पर एम्प्लॉय। कितना दिन का छुट्टी उनके पास पड़ा हुआ है? हाँ 2 दिन का एक एम्प्लॉय का मतलब 200 दिन पड़ा हुआ है। कौन सा साल का? X4 का। तो मुझे सोचना है मैं इसका प्रोविजन करूं क्या? अब आगे आइए। एंटरप्राइज एक्सपेक्ट्स बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस विच इज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू। उनका पास्ट एक्सपीरियंस है कि 92 एम्प्लॉयज विल टेक no more than 5 days of leave in X5. What is the meaning?
92 employees will take not more than 5 days का लीव, ज्यादा से ज्यादा 5 दिन। वो 5 दिन किस में से रहने वाला है? नाम बोलने का। X4 में डिप करने का जरूरत है क्या? 92 तो चला गया, उसको तो डिप करने का जरूरत ही नहीं है। तो उसका X4 का हॉलीडे क्या होएगा? लैप्स, एक ही दिन कैरी फॉरवर्ड। उसके लिए प्रोविजन करूं कि नहीं करूं? क्यों? 5 का ही यूज करने में उसका जिंदगी निकल जाएगा, 4 तक तो आएगा भी नहीं। आगे, and that remaining 8 employees will take on an average 6.5 days of leave। 8 वर्कर लोग कितना दिन का छुट्टी लेने वाला है? मतलब 5 दिन। कहां से होगा? 4 का कितना दिन लगेगा? कितना वर्कर लोग है? तो हम ही गॉट 12 दिन का प्रोविजन। समझ में आया आपको? हाँ, लिख दो बराबर वहां पर, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने डायरेक्ट आंसर दिया, आप लिख के रखिए। तो लिख दो, स्टडी मटेरियल पेज 6.8 एग्जाम्पल। स्टडी मटेरियल पेज 6.8 एग्जाम्पल। एड ऑन total number of employees, total number of equal to 100, paid holidays per annum 5 days, paid holiday unused of 20x4 is equal to 2 days per employee। आ रहा है इधर था? नेक्स्ट लाइन, expected holidays be used in 20x5, the holidays to be used in 20x5, दो पार्ट आ जाएगा। 92 employees, not more than 5 days, 8 employees, 6.5, 92 employees, not more than 5 days, 8 employees, 6.5 days। Are we clear? Or don't know? उसके नीचे एरो मार्क, since the utilization is based on D4, comma, the 5 days expected PU will be from 20x5। Therefore 2 days of x4 20x4 will lapse, therefore no provision will lapse, therefore no provision will require, therefore no provision required।
है कि नहीं? का 2 दिन था ना सबके पास, कोलैप्स हो जाएगा ना पूरा। क्या हो गया, भूल गया क्या? नेक्स्ट, क्या हो गया, प्रॉब्लम है कुछ? नेक्स्ट लाइन, 6.5 डेज में आ जाइए, वहां पर एरो मार्क। आउट ऑफ 6.5 days, 5 days will be out of 20x and remaining 1.5 days, bracket 6.5 minus, will be expected be used from 20x, expected to be from 20x. Therefore, provision should be made for 1.5 days per employee for 8 or 1.5 employee, 1.5 days per employee for 8. Therefore, total provision is equal to 1.5 days into 8 employees is equal to 12 days, ब्रैकेट। टोटल प्रोविजन कितना दिन का करना पड़ेगा? ऑन विच डेट, कौन सा दिन पे करना पड़ेगा? ऑन 31 दिसंबर x4, वो तारीख को 12 दिन का प्रोविजन। आई होप यू आर क्लियर ऑन इट। थैंक यू, बाय बाय।